Now, our first chapter of the moment is the lost child. ओके, अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक बार समरी या स्टोरी ले तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको यह बताया गया है, एक बच्चा चाइल्ड फैसिनेशन पार्ट को यहां पे डिस्क्राइब किया गया है। यहां पे पोएट नेचरिस्टिक भी है और इमोशनल नीड्स को भी समझाया गया है। एक बच्चे का इनसिक्योरिटी पार्ट यहां पे डिस्क्राइब किया गया है। लेट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ आवरसेल्फ। हम लोग मां बाप के बिना इनसिक्योर फील करते हैं। इस दुनिया में जिसका मां या पापा नहीं है, उनकी लाइफ का आधा खुशी नहीं है। नाउ हु इज इट? कौन हाथ उठाया है, देखते हैं। गाइस, व्हाट हैपेंड भरत? भरत, आपका साउंड इंस्टॉल नहीं है, साउंड इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो बात नहीं होगा आपसे। नाउ सो द लॉस्ट चाइल्ड in a particular chapter, if we go through the particular chapter, it was the festival of spring. So what does the spring festival mean? Spring festival means that it's a time of joy. It's a time of relaxation. From the wintry shade of narrow lanes and alleys emerged a galley clad humanity. Now, over here, you have a lot of meaning problem. I know because first of all, you want to know the meaning of wintry shade. अगर मैं कवि के अनुसार जाऊं या राइटर के अनुसार जाऊं तो विंटरी शेड का मतलब है विंटर हमारे दुखों का दिन है और स्प्रिंग हमारे खुशियों का दिन है। हम लोगों ने ऑटम सीजन के बारे में रोड नॉट टेकन में पढ़ा था। अब लेन्स का मतलब हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग एलिस का मतलब का बारे में सोचे तो एलिस मतलब है ए नैरो पैसेज वे। दो बिल्डिंग के बीच से जो पर्टिकुलर रास्ता जा रहा है उसको हम लोग एलिस बोलेंगे। नाउ क्लैड, क्लैड का मीनिंग क्या होगा? If we take the meaning of clad humanity, तो यहां पे पर्टिकुलरली मैं बोल सकता हूं कि क्लैड का मतलब है जो कुछ पर्टिकुलर क्लॉथ के बारे में बोल रहा है, जो कुछ पर्टिकुलर कवर है। इट कैन से इट्स एन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब बीइंग कवर्ड और क्लॉथ, एंड द ह्यूमैनिटी मीन्स some walked, some rode on horses. So this is a picture that writer want to describe over here. Some walked, some rode on horses. कुछ चल रहे हैं, कुछ घोड़े के ऊपर है. Others sat, being carried in a bamboo and bullock carts. तो बैलगाड़ी भी चल रहा है. One little boy ran between his father's leg, brimming over with life and laughter. Now, अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर चीज को समझाना चाहता हूं तो एक बच्चा अपने पापा मम्मी के साथ मेला देखने गया है या मेला देखने जा रहा है।
सो एक पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग यहां पे आपको जानना है, उसका मतलब है ब्रीमिंग। ऐसे बोल सकते हैं, इट्स ए पर्टिकुलर पार्ट दैट इज एक्सप्लेन फॉर द एंजॉयमेंट। आप ओवरफ्लो हो रहे हैं कोई पर्टिकुलर एंजॉयमेंट से, देन आई कैन से इट्स ब्रीमिंग विथ द लाइफ एंड लाफ्टर। सो दिस इज अ पर्टिकुलर पार्ट जहां पे आपको डिस्क्राइब किया गया है कि एक बच्चा अपने पापा मम्मी के साथ निकला है। कहां निकला है वो आप स्टोरी के नेक्स्ट पेज पे आपको समझ में आएगा। पापा मम्मी बोल रहे हैं, कम चाइल्ड कम, कॉल्ड हिज पेरेंट as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. Come child come, called his parents as he lagged behind. Lagged का मतलब है आपका हाथ पकड़ के आपके पापा मम्मी खींच रहे हैं, आप पीछे की तरफ या कुछ चीजें की तरफ आप देख रहे हैं। यहां पे पर्टिकुलर सिचुएशन में यह समझाया गया है कि फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड बोल सकते हैं हम लोग। जो टॉय शॉप था, जो लाइन देके टॉय शॉप था, उस टॉय शॉप का फैसिनेशन था उस पर्टिकुलर बच्चे को। he was attracted and he could not move his eye from that particular point. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. So that's a normal matter. You are obedient to your parents. Now, his eye still lingering on the receding toys. तो उसका eyes जो था, that eyes were still lingering, मतलब टिका हुआ था उसी टॉय शॉप के ऊपर। As he came to where this had stopped to wait for him, he would not suppress the desire of his heart. तो कभी कभी आप लोगों को भी होता है, कभी कहीं पे जाते हैं, आपको कोई चीज पसंद आता है तो आप पापा मम्मी को बोलते हैं उसको खरीद देने के लिए। दुकान में उसको आप बहुत देर से दुकान के बाहर से आप उसको देखते रहते हैं उस चीज को, और आपके अंदर एक ना पाने का चाहत होता है कि मुझे वो चीज चाहिए। आप जब उसको नहीं मिलते हैं, यू गेट सैड। Now he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. तो ज्यादातर समय इनके पेरेंट्स ना बोलते हैं। कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल का मतलब है एकदम शांत तरीके से किसी चीज को ना बोलना या आंखों का इशारा से ना बोलना। बच्चे ने कहा, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। प्लीडेड का मतलब है विनती करना। His father looked at him red-eyed in his familiar, truant manner. Now, it's a normal matter कि जो पर्टिकुलर चीज उस बच्चे को चाहिए था, he was like fascinated with the toys and he want some of that particular part, the toys, but he could not able to get it out. His father looked at him red-eyed in his familiar tyrant's way. Now, what do you mean by tyrants? We can say oppressiveness or a cruel and oppressive ruler in the ancient times. So, the writer want to just compare the cruelness of the eyes with the father. तो आंखों से लाल लाल आंख करके उसके पापा ने जैसे उसको मना किया, वो चीज राइटर यहां पे समझाना चाहता था। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold. तो माँ जो उसकी मम्मी थी, वो उसको उस चीज के तरफ से डाइवर्ट करना चाहता था। डाइवर्ट करके उसको नेचर के साथ नेचर को दिखाना चाहता था कि नेचर कितना सुंदर है, कि वो
ताकि वो भूल जाए उस टॉयज के बारे में. Look, child, what is before you? It was a flowering mustard field. तो फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड का मतलब है सरसों का खेत. पेल व्हाइट मेल्टिंग गोल्ड. सन का सूरज का रोशनी जब इस खेतों के ऊपर गिर रहा है तो वो जो इल्यूमिनेशन एक क्रिएट हो रहा है, दैट इज meant over here, as it swept across miles and miles of even land. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. So, in this particular line, we can say that dragonflies का मतलब हम लोग जानते हैं. अगर ड्रैगन का फ्लाइज का मतलब जानते हैं तो बस्लिंग, BUSTLING. व्हाट डू यू मीन बाय बस्लिंग? अगर मैं बस्लिंग का मीनिंग बोलूं तो इट्स अ मोमेंट दैट यू फील जॉय, enjoyment, or in other word you can say a busy or crowded area about on their gaudy purple wings. Now what does this gaudy means? तो ड्रैगन फ्लाई का जो पर्टिकुलर आपके विंग्स है उनको गॉडी बोला गया है. गॉडी का ओरिजिनल मीनिंग होगा कि गॉडी इज एडजेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल, and it's extravagantly bright. We can say extravagantly bright, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. इन लाइनों को आपको समझना होगा. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी. तो हमेशा हम लोग जानते हैं मधुमक्खियां क्या करते हैं ना, automatically butterflies in search of nectar from the flowers, and that has been described over here. The child followed them in the air with his goals. Now gaze का मतलब क्या होगा? GAZE. अगर मैं gaze का मतलब बोलूं, it can be a look, or especially you are admiring something, that time you can say gaze. Till one of them would steal its wings and rest, and he would try to catch it. So the boy start playing with the nature. The boy start playing with the nature. वो नेचर को उपभोग कर रहा था, एंजॉय कर रहा था उसके साथ. बट इट गो फ्लैटरिंग. फ्लैटरिंग का मतलब द फेदर फ्लैटर्स, तो किसी चीज को उड़ जाना. Exact Hindi word I do not know about the fluttering, but according to the English word, I can say you that it's a particular thing that's related with the wing spot. When you are flying or flapping, fluttering and flapping, these are two particular words we use with the flying part. Up into the air, when he had almost caught it in his hand, तो करीबन करीबन वो बटरफ्लाइज को पकड़ लिया था, ड्रैगन फ्लाइज के साथ खेल रहा था. Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come on the footpath. So he was been playing with the nature, and his mother called him that please come on the footpath. He ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while. तो abreast मतलब है उनके साथ. Now, soon left behind. Vishwas Kumar, what the problem with you? Why you are trying to remote controlling the screen? Now, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So if you look into this particular part, so soon left behind, attracted by the little insects and worms. So now the another naturistic part is being told over here, that
वो इंसेक्ट्स के साथ या लिटिल वर्म्स के साथ he had been attracted and he was playing with them. Look into this part. Along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. So होल से वो लोग निकल के बाहर आ रहे थे और सनशाइन का मजा ले रहे थे. Come child, come. His parent called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. तो ऑलमोस्ट उनके पेरेंट चलते चलते थक गए हैं, तो किसी पेड़ के छाव के नीचे बैठ के वो थोड़ा आराम कर रहे थे. He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो जैसे ही वो पापा मम्मी के पास उस छाव के नीचे आए, पेड़ से बहुत सारा फ्लावर्स गिरे. And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. तो अपने पापा मम्मी को करीबन भूल गए और पेड़ के जो फ्लावर्स गिर रहे थे उनके साथ वो फिर से मोहित हो गए. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove." So he watched a dove, and by looking at dove, he was shouting to his parents that was the dove. The raining petals dropped from his forgotten hands. "Come, child, come," they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree. And gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through mustard fields. So, again, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर वर्ड मीनिंग बताना जरूरी है. अगर मैं बोलूं केपर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे वाइल्ड केपर्स दिया हुआ है. अगर मैं केपर्स का मतलब बोलूं, in a playful way you are playing with something or you are dancing with enjoyment, that can be termed as a capers round the banyan tree. And gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard field. तो अब वो मास्टर्ड फील्ड के बीच से जो रास्ता फेयर की तरफ जा रहा है उसके साथ वहां पे वो चल पड़ा. अब वो फेयर पे पहुंचने वाला है. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. अब throngs meaning यहाँ पे जो particular part होगा, that means a crowd, converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. So उस बच्चे के लिए ये बहुत ही खुशी का बात था कि इतने लोग हैं यहाँ पे, और वो अट्रैक्टेड हो गया. वो अट्रैक्टेड हो गया किस चीज को देख के? वो अट्रैक्टेड हो गया by lot of things are present in the fair, and that was been attracting this little boy. A sweetmeat at the entry, a sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. Now you need to understand this particular part. वो गेट पे जब भी फेयर के गेट में वो घुसने जा रहा था, एट दैट पर्टिकुलर गेट ही फाउंड ए स्वीटमेट सेलर. वो स्वीटमेट सेलर वहां पे अपना हर एक टाइप का स्वीट बेच रहा था, और इसका आर्किटेक्चर जो है, मतलब इसको बनाने का जो आकार है, बहुत तरीके का कलर्ड स्वीट्स भी वहां पे हैं. कुछ के ऊपर सिल्वर लीव्स, एल्युमिनियम लीव्स या गोल्ड लीव्स प्लेटेड जाते रहते हैं हमारे मिठाई के ऊपर. The child stared open-eyed and his mouth watered for the barfi. That was his favorite sweet. तो उसको लोभ हुआ. He felt greedy about the barfi and his mouth watering. I want that barfi, he slowly murmured. Murmured का मतलब है बहुत आहिस्ते कुछ बोलना.
but he half knew as he begged that his plea would not be heeded. तो वो जानता था कि उसका जो ये बिनती है, ये बिनती मंजूर नहीं किया जाएगा, because his parent would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. Okay, sweet seller से वो move किया. A flower seller hawked a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. Now, this particular flower seller is been the child was attracted by this flower seller. The child seemed irresistibly drawn. Irresistibly मतलब जब आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते, at that particular time हम लोग इस particular word का इस्तेमाल कर सकते हैं. He went towards a basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parent would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. तो फ्लावर सेलर के पास उसको फ्लावर या गार्डन ऑफ गुलमोहर खरीदने का इच्छा था, मगर वो इच्छा वो पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो जानता था उसके पेरेंट उसे नहीं देगा. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. तो बलून वाले के पास आया. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. Rainbow glory of the silken colors. That means there are different types of balloons, or the color of balloons was there. And he was filled with an overwhelming desire. Overwhelming matlab hai enjoyment. You can say it's a particular term when you are very happy. So overwhelming desire to possess them all. उनको सब खरीदने का मन हुआ. But he well knew his parent would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. तो वो जानता था कि अगर मैं ये चीज मांगूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं देंगे. क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मैं अभी बड़ा हो गया हूं और बलून लेके खेलने का उम्र मेरा नहीं है. So he walked on farther. Now the snake charmer. तो सपूरे था जो सांप का खेला दिखा रहा था. A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. It's a comparison. You can say it's a metaphor used over here, like the neck of a swan. While the music stole into its invisible ears, like the gentle rippling of an invisible waterfall. So, हर एक जगह में हम लोग देख रहे हैं जब तक हम लोग मोमेंट्स पढ़ना शुरू किए हैं, a deep inside notification of electrical devices are being used over here. A lot of similes, a lot of personification, a lot of metaphors, repetitions, and a particular climax is also mentioned in this story. So later on classes, we will learn the figure of speech, because when we learn the figure of speech, it will be very easy for us to detect this type of sentences, that what they want to tell you. Now, the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded farther. तो सपूरे के पास से वो थोड़ा और आगे चला गया. There was a roundabout in full swing. Roundabout means एक झूला जो गोल गोल घूमता है. Men, women and children carried away in whirling motion. So वो जो घूमने का जो पर्टिकुलर पार्ट है, जब आप लोग उसमें उठते हैं तो आप लोग कभी कभी चिल्लाते हैं, कभी कभी आवाज करते हैं मुंह से. वो चीज यहाँ पे strict और cried with dizzy laughter बोल के समझाया गया है. Strict and cried with dizzy laughter. The child watched them intently and he made a bold request.
अब उस बच्चे से रहा नहीं गया, उसने एक रिक्वेस्ट किया, I want to go on the roundabout, please father mother. So he pleaded that he wants to take a ride of roundabout. There was no reply. He turned to look at his parents. They were not there. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. Now, from this particular part, you will have a lot of questions. You will have a lot of questions because इस चैप्टर से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है वो इस पार्ट से होता है, आपका चाइल्ड इनसिक्योरिटी। इस पैरा में आपको बताया जाएगा, अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट and within a sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father." Tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. Now over here, we have few word meanings that you need to know. यहाँ पे इनसिक्योरिटी पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से राइटर ने समझाया है। अगर आप लाइंस को देखें, tears rolled down from his eyes, hot and fierce, तो उस टीयर को hot and fierce ही बताया गया है। Flushed face with convulsed with fear, तो उसके फेस में जो डर का जो डर दिख रहा था, उस चीज को यहाँ पे राइटर समझाना चाहते थे। पैनिक स्ट्राइकन, अगर आप पीछे घूम के आपके पापा मम्मी को नहीं देखते हैं तो यू गेट पैनिक्ड। He ran to one side first, then to the other, hither and thither in all direction, knowing not where to go. Father, mother. He walked. His yellow turban came untidy and his clothes became muddy. So this particular part is involved, जहां पे आपको ये दिखाया जा रहा है कि इनसिक्योरिटी पार्ट अच्छी तरीके से डिस्क्राइब हुआ है। इनसिक्योरिटी पार्ट बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पे। So जब इनसिक्योरिटी पार्ट यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है तो आपको ये पार्ट समझना होगा कि पहला बार अगर हम लोग पोएम को एक बार स्टोरी को देखें तो आपका क्वेश्चन नेचरिस्टिक पार्ट में आ सकता है, जहां पे उसके पापा जब उसको डांटे बोल सकते हैं, या आंख बड़ा बड़ा आंख करके दिखे कि वो जब टॉय शॉप में था, टॉय शॉप की तरफ देख रहा था, उसके बाद उसके मम्मी ने उसको भुलाया, और कैसे भुलाया ना नेचर को देखे, यहां से क्वेश्चन अराइज करेगा। और आपके इस पार्ट से जहां पे इनसिक्योरिटी फीलिंग स्टार्ट हुआ, इस पार्ट से भी आपका एक क्वेश्चन अराइज करेगा। हम लोग इस पार्ट तक खत्म कर देंगे बिकॉज वी डू नॉट हैव टाइम टू गो ऑन। आपके नेक्स्ट पार्ट में इसको खत्म करने के बाद वी विल कम डाउन विद द ग्रामर पार्ट्स, बिकॉज एक चैप्टर हम लोगों ने मोमेंट का आधा करके रखे हैं, जबकि बिहाइव का पर्टिकुलर पार्ट हम लोग ने एक पोएम और एक चैप्टर कंप्लीट किए हैं। So after completing this chapter, we will going to come with the grammar part. Now, any doubt about it? बात करेगा तो कैसे होगा? आज उठा किताब देखिए। ओके, किसी का डाउट नहीं है? गुड, सो आई कैन एंड द क्लास, राइट? थैंक यू। Guys, I'm ending the class for today. Hi, sir. क्या हुआ?